चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान का दूसरा सीरीज। हमने 30 क्वेश्चन आपके सामने रखा था जो व्यापम में पूछे गए हैं। क्योंकि पेपर व्यापम लेने वाला है तो व्यापम वही प्रश्न पूछेंगे जो उनके पास उपलब्ध हो। तो साथियों, हम जो पिछले 24 सालों से जो प्रश्न आ चुके हैं, 24 वर्षों से, उन्हीं प्रश्नों को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और सिविल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फिजिक्स का 18 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 6 क्वेश्चन और जीव विज्ञान का 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरिकल है और इससे संबंधित बहुत सारे मैंने वो पढ़ा चुके हैं। और यदि मेरे आप नहीं देखे होंगे मेरे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ यदि वहाँ नहीं जाना चाहते तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं पीके साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान का 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर निर्मित हो। यहाँ पे उत्तल लेंस है। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसका बनता है। तो उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी आप सभी जानते हो, फोकस जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो वस्तु के लेंस की कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनना चाहिए। तो हमने यहाँ फोकस यहाँ पे लिया है 20 सेंटीमीटर, चूँकि प्रतिबिंब दूसरी ओर बननी है तो ये भी क्या रहेगा आपका धनात्मक रहेगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से इसमें मान रखेंगे। ये इसका सूत्र होता है, लेंस सूत्र माना जाता है इसे। इसमें इस प्रकार से हम मान रखेंगे, ये U है। हमने यहाँ पे वस्तु की दूरी याद करेंगे कितने दूरी पर रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हमने ये जो है लघुत्तम समापवर्त लेने के पश्चात इस प्रकार से क्वेश्चन निकाला, मतलब आंसर निकाला 1/40। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो U बराबर क्या आ जाएगा, -40। चूँकि जो है यदि हम वस्तु को हम इधर रखते हैं तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार वो माइनस में आएगा और इधर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा। वस्तु को हम जो है -40 सेंटीमीटर पर हम रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ, अब अनुप्रस्थ क्या होता है ना। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है, व्यतिकरण, जैसे ध्रुवण हो गया, व्यतिकरण, परिवर्तन, विवर्तन। तो यहाँ पे जो व्यतिकरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करेगा। ये थ्योरिकल है तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं फिर आगे प्रश्न आपके सामने आ गया, इसको भी बनाने आना चाहिए। 1.50 अपवर्तनांक के कांच के अंदर प्रकाश वायु से प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वायु से प्रवेश करता है कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, मतलब जो है प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो वायु का तो आपको सबको पता है, जिसको निर्वात भी बोला जाता है। निर्वात हो चाहे प्रकाश हो, प्रकाश की चाल जो इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश में कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी दिया है, डी। तो चारों में से कौन सी होगी। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फार्मूला से निकाला है। ये होता है अपवर्तनांक, क्योंकि वायु से ग्लास में जा रहा है तो ये में जी होगा वो। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका प्रकाश की चाल, किसमें, वायु में। प्रकाश की वायु में चाल, या इसी को लिखते हैं निर्वात में वायु की चाल। यहाँ पे निर्वात भी लिख दिया है। प्रकाश की कांच में चाल। अब यहाँ पे देखिए सी प्रकाश की वायु में चाल हो गया, एवं में जी। यहाँ पे हम इसको पक्षांतर कर दिए इसके जगह में, अब इसको यहाँ लेके आए। ऐसा क्यों करते हैं, जब भी किसी का आपको चाल याद करना हो तो आपको निर्वात का तो ऊपर में रखना है, किसका रखना है, निर्वात में रखना है। और जो अपवर्तनांक दिया है उसको नीचे में रखना है, और जिसका निकालना है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कांच का हमको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमको कांच के यहाँ पे निकालना है
तो यहाँ पे आप निर्वात की चाल रख दीजिए, जो अपवर्तनांक दिया है उसको यहाँ रख दीजिए। तो दोनों को आप क्या करेंगे, भाग देंगे तो सामने वाले का चाल आपको निकल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 मोल HCl विलयन की चालकता 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, ये NaCl है, ये NaCl की अपेक्षा उच्च होती है, इसका कारण है बताइए। मतलब यहाँ पे इसका विलयन की चालकता जो होती है वो सोडियम क्लोराइड की चालकता से उच्च होती है, इसका कारण क्या है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा अधिक आयनिक होता है, इसलिए HCl एक अम्ल है, जबकि NaCl एक विलयन उदासीन है। H+ आयन सोडियम आयन की अपेक्षा उच्च गति रखता है। HCl में अंतरा आणविक बल सोडियम क्लोराइड की तुलना में दुर्बल होते हैं। यहाँ पे देखो सभी कथन इसके सही हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ये विलयन की जो चालकता है HCl की, वो सोडियम क्लोराइड की चालकता से उच्च होती, कारण क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सही आंसर होगा। कारण क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कारण, जो छोटे होने जो इसकी आकार है H+ की आकार बहुत छोटा होता है ना, इसलिए इसकी आयनिक गति बहुत ज़्यादा होता है। और सोडियम आयन के जो आकार है थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी जो आयनिक गतिशील थोड़ा कम होता है, इसलिए इसमें जो आयनिक गतिशील होता है, जो इनकी चालकता जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो चालकता है, विलयन की चालकता है, वो उच्च होती है सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपमार्जक जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अपमार्जक जानते हो, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, उसको अपमार्जक के रूप में लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा अपमार्जक है जिसे जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सभी करते हैं, है ना, कभी नीम का साबुन लेते हैं तो कभी डेटॉल का साबुन लेते हैं। इस प्रकार से जीवाणुनाशी का हम साबुन का उपयोग करते हैं। यहाँ उसका नाम क्या है देखते हैं, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, बी नंबर दिया है। पी डोडिसिल बेंजिल सल्फोनेट, सोडियम लारिल एल्किल सल्फोनेट, ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। ये अपमार्जक के प्रकार है। इनमें से कौन सा अपमार्जक है जो जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार जो लिखा था, जो कि मैंने इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग कर दिया था, इसको मैंने पुनः यहाँ पे लिया है। नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान होता है। नाइट्रीकरण बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं नाइट्रीकरण के लिए। तो 25 से 23 सेल्सियस, 30 से 35, 35 से 40 या 20 से 25। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 30 से 35 अंश सेल्सियस। नोट, नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें अमोनिया नाइट्राइट तथा नाइट्राइट नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। देखो अमोनिया किस में परिवर्तन होता है, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट किस में परिवर्तन होता है, नाइट्रेट में। इसमें नाइट्रेट का उत्पादन नाइट्राइट की अपेक्षा तेज़ी से होता है, जबकि अमोनिया का निर्माण धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम है। ठीक है, तो नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होना चाहिए, 30 से 35 अंश सेल्सियस तक होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो ये फार्मूला, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि ज़्यादा बताऊंगा तो लंबा बनेगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। बच्चे से चट्टान की दूरी होगी। देखो कोई बच्चा है, यहाँ पे पटाखा फूट रहा है, चट्टान के पास खड़ा है, और इसकी अब यहाँ फूट रही, मान के चलिए यहाँ पे, ये यहाँ से चट्टान से टकराने का प्रतिध्वनि की बात कर रहा है ना। प्रतिध्वनि को 4 सेकंड बाद सुनती है ना। 4 सेकंड बाद किसी घड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। बच्चे से चट्टान की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक कि 2 सेकंड में यहाँ चला भी गया, यहाँ भी आ गया, 4 सेकंड हुआ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि शुष्क वायु जिसका अंश क्या होता है, 20 अंश सेल्सियस होता है या 68 फ़ारेनहाइट होता है, पर ध्वनि का वेग जो है
344 मीटर प्रति सेकंड होता है शुष्क वायु में। 1 सेकंड में कितना? 344। तो सीधी सी बात है, जब प्रतिध्वनि आ रही है 4 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 2 4, तो 4 सेकंड में इसकी कितनी दूरी तय किया होगा ध्वनि? 1376 मीटर तय किया। तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी 1376 2 बालक से चट्टान की दूरी। अब भाई यहाँ पे यहाँ बालक खड़ा है, यहाँ से वहाँ वापस आया, तो सीधी सी बात है चट्टान की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो 2 सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वही चट्टान की दूरी होगी। तो यहाँ पे हमने 2 बालक से चट्टान की दूरी लिखा, क्योंकि हमने 4 सेकंड से निकाल लिया था, है ना। तो यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे तो चट्टान से दूरी निकल जाएगी, तो 688 मीटर निकलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 688 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस की क्षमता -2d है, मतलब -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और यहाँ पे डी। तो आपको पता है लेंस क्षमता हम जो है P = 1/f से निकालते हैं। क्षमता दिया है -2, 1/f दिया है, 1/f करेंगे, इस प्रकार से इसका मान रखेंगे, मतलब f यहाँ चला जाएगा, फोकस दूरी हमको निकालना है। अब इसको हम भाग देंगे 1/2 में, 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव के कारण, समानता के कारण, बर्नौली के सिद्धांत के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ व्यापम से लिया हुआ क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो अच्छे से देखें, समझे, प्रयास करें। अब ये यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अब आपको समझ में आना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। आपको पता है कोई भी तरंग जो है कुछ इस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से, कोई भी तरंग उसमें कुछ न कुछ कंपन जरूर होती है। अब कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, और उन्हीं किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। कोई कंपन कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बीच की कंपनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? यहाँ पे लिखा हूँ 10 से 4 सेंटीमीटर, ये तरंग दैर्घ्य होता है। 10 से 4 सेंटीमीटर तक की इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी का रेडियो तरंग दिया है। इसका जो आवृत्ति होती है 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज, 1 गीगा है ना, 300 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी कंपनों की संख्या होती है प्रति सेकंड। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है हज़ारों मीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। उसके बाद एक्स किरणें के देखिए 30 पेटा हर्ट्ज से 30 एक्सा हर्ट्ज तक के होता है, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 0.01 से 10 नैनोमीटर तक की होती है। प्रकाश तरंगे देख सकते हैं 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य होती है, और इसकी आवृत्ति होती है 5.38 × 10,014 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य किसकी है? एक्स किरणें की है, 0.01 से 10 नैनोमीटर। बाकी जो है सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ भी आप देख सकते हो 700 नैनोमीटर तक के दिया हुआ है, यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ, मतलब इसका दूरी जो है वो क्या है आपका? अधिक है। तो सीधी सी बात है एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल को 20 अंश सेल्सियस से 0 अंश सेल्सियस तक के ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है लगातार कम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी जल को हम 20 अंश सेल्सियस से 0 अंश सेल्सियस तक कम कर रहे हैं, मतलब यदि कम करते हैं तो बर्फ़ जमने लगेगा, बर्फ़ जमने में शुरू हो जाएगा। तो उसकी आयतन क्या होगा भाई? एक जल की आयतन ज़्यादा होगा कि बर्फ़ की आयतन ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे देखिए 20 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक के ठंडा करने पर जल का आयतन कम होता है,
है ना। फिर 4 अंश सेल्सियस से 0 अंश सेल्सियस तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि आप करते हो तो पहले क्या होगा, कम होगा, फिर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कम होगा फिर बाद में क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर फूल रखा है। फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या हो। प्रकृति मतलब आभासी बनेगा कि वो वास्तविक बनेगा। ये प्रकृति स्थिति कहाँ पे बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, a बराबर r/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, अवतल दर्पण से 25 दूरी पर फूल मतलब वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, यदि हम वक्रता त्रिज्या से फोकस निकालेंगे तो इसकी आधा होगी, फोकस जो कि माइनस होगा। और दर्पण सूत्र आप जानते हो, दर्पण सूत्र को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें यदि हम मान रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से मान आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो -1 + 2 होगा, तो -1 + 2 करेंगे तो 1/50 आएगा। अभी बराबर क्या निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। 50 निकल रहा है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से होगा। भाई ये वक्रता त्रिज्या है, अब ये फोकस है, वस्तु कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर बोला गया है ना। अब फोकस कहाँ पर है, 50 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कहाँ है, 100 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, फोकट और ये फोकस और वक्रता ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। जब इस प्रकार से रखा जाता है तो ये दर्पण के आगे पीछे, तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। और दर्पण के पीछे बोलना मतलब क्या होगा, ये आभासी होगा और उससे बड़ा होगा। वस्तु आभासी से आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर पर बनेगा। हमने यहाँ पे निकाल भी दिया और आपको यहाँ पे चित्रों के माध्यम से दिखा भी दिया। यदि इधर बनता तो वास्तविक बनता वो। ठीक है, ये प्लस में भी आया है, देखो इधर हम चिन्ह प्रपाटी के अनुसार हम जो है आगे की ओर यदि मापते हैं तो क्या होता है, प्लस में तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भवन के एक कमरे में 240 वोल्ट 60 वाट का बल्ब लगा है, तो दूसरे कमरे में 240 वोल्ट 100 वाट का बल्ब लगा है। भवन के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। एक भवन है जिसमें 2 कमरे हैं, एक कमरे में इस प्रकार से लगा हुआ है, दूसरे कमरे में इस प्रकार से लगा हुआ है। तो केवल विद्युत धारा का मान निकालना है। तो आप जानते हो पावर बराबर क्या होता है, हम क्षमता किसे बोलते हैं, हम किसी भी विद्युत शक्ति के क्षय को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। विद्युत खपत की दर को, है ना, शक्ति बोलते हैं। तो P बराबर क्या होगा, वोल्ट/T। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान इस प्रकार से होता है, T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप विभव गुणित एम्पियर या वोल्ट गुणित एम्पियर। तो यहाँ पे साथियों हम धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान निकालेंगे तो V को हम पक्षांतर करेंगे, T क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो सीधी बात है, आपके पास पावर भी है, वोल्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए वाट दिया है ना, और 240 क्या है, वोल्ट है। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से हम करेंगे, भाग देंगे तो 1/4 एम्पियर होगा। उसी प्रकार से हम दूसरे कमरे की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5/12 एम्पियर होगा। और दोनों को आप, चूँकि परिपथ समांतर क्रम में होता है घरों का, सभी को पता है विद्युत धारा किसमें होती है, समांतर क्रम में होती है। दोनों को योग कर दीजिए, दोनों को योग करेंगे तो 2/3 एम्पियर आएगा। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 2/3 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 समतल दर्पण के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा, दर्पणों के बीच का कोण। तो फार्मूला आपको पता है, जब भी आपको इस प्रकार से प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला लगाना है आपको पहचान नहीं आ रहा होगा, लिख देता हूँ मैं फिर से। n = 360 अंश बटे थीटा -1, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दी है, 11 दिया हुआ है। अब इसको पक्षांतर करूँगा तो +1 हो जाएगा, 360 बटे थीटा हो जाएगा, 12 हो गया। थीटा किधर लेके जाऊँगा, 12 नीचे आ जाएगा, 12 × 36 कितने अंश का बन गया,
30 अंश का बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, श्रेणी व समान। अब भी बताया हूँ मैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला बस आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दिया है ए बी सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्घ्य की आवृत्ति होगी, है ना। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग के प्रकाश की तरंग धैर्घ्य की आवृत्ति होगी, क्या होगी। तो यहाँ पे भी आपको निकालने आना चाहिए जब भी आपको इस प्रकार से दिया हुआ है ना। तो ये आवृत्ति यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 × 10⁸ हम इसको पर मान रखेंगे, मतलब ये 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश की चाल हो जाएगा। 3 × 10⁸ और उसमें ये तरंग धैर्घ्य प्रकाश की आवृत्ति दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसको 3000, अब यहाँ पे 10⁻−10 कहाँ से है, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻10 होती है ना। तो इसमें आप मान रखेंगे और इसको आप भाग देंगे तो लगभग 1 × 10⁻15 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थायी चुंबकीय पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या अचुंबकीय। सीधी सीधी बात है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लौह चुंबकीय। यदि एक चालक के ताप क्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या मौसम के अनुसार परिवर्तन होगा। दोस्तों सीधी सी बात है, यदि किसी के तापक्रम को बढ़ा दो चालक की तो इसकी प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो कण हो तेज़ी से चलने लगता है, जो आपस में टकराता है, प्रतिरोध बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दिया है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसके पदों में मापन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो सही आंसर है, लेकिन क्यों, जल की कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के पदों में ज्ञात की जाती है। जल की कठोरता की गणना के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मानक मानने का कारण है गणना में आसानी होता है। इसको अभी मानक मानोगे क्यों, क्योंकि इसका जो अनुभार है पूरा 100 होता है। अनुभार आप देखोगे कभी भी मानते हैं 100 वाला मानते हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है अनुभार, देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम का 40 होगा, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, इसको योग करोगे तो 100 आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्यों। यह वायु से हल्की होती है इसलिए, इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है इसलिए, यह ज्वलन में सहायक नहीं करती इसलिए, यह जहरीली नहीं है इसलिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलन में सहायता नहीं करती। क्योंकि जो है बल्ब जो है वो वैक्यूम होता है, मतलब निर्वात होता है। यदि निर्वात में इस प्रकार से गैस भरी जाती है तो उसकी मतलब बहुत दिनों तक चलता है वो। यदि नहीं करोगे ना, नहीं डालेंगे तो बल्ब जो है फट सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन, एथेन। दोस्तों इसका एकदम आंसर है पॉलीथीन में है तो एथिलीन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2PO4- का संयुग्मी अम्ल, अब देखते हो लुईस अम्ल है ये। संयुग्मी अम्ल मतलब क्या होता है, अब ये क्षार है, मान के क्षार है ना।
अब यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। संयुग्मी अम्ल किसे बोलेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो ग्रहण करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इसको मैं संदिग्ध में रखता हूँ, ये वाला थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, हो सकता है मैं त्रुटि हुआ है या क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। थोड़ा सा डाउट इसलिए कि यहाँ पे 3 की जगह में 2 है, क्या है मैं नेक्स्ट में ज़रूर बताऊँगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया है। तो इसको मैं संदिग्ध में रखता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा अच्छे ढंग से। तो आप चाहे तो इसको आप अपने स्तर पे देख सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये 3 रहेगा या 2 रहेगा, ताकि मैं भी आपको कंफर्म कर सकूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संवेदनशीलता बताना तुरंत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है आंसर का मामला है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि विटामिन बी और सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बी है, विटामिन बी, यही क्या होगा, जल में घुलनशील विटामिन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजे दूध का, यहाँ पे दिया है 5.5, 6.7, 7.4, 8.5। 6.7 दिया मतलब अम्लीय होगा, सीधी से बात है, 7 के नीचे होगा अम्लीय बोला जाता है। कभी कभी इसको ना 6.4 भी लिखा जाता है, 6.7 को, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपको यहीं पे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें से ए बी सी डी आप जरूर बताइए मुझे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए बी सी डी में कौन सा रहेगा, आप बताइए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है? आपको पता है इसी को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस। तो इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, तो आपको पता होगा जो ए है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 59 नंबर का। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है। तो इसको विलोपित कर दिया गया है, विलोपित। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिया है कि इसमें क्रोमोसोम यदि लिख दिया जाए, क्रोमोसोम में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है, तो मैंने इसको गूगल में निकालने का प्रयास किया, तो यहाँ पे 80% दे रहा है। यदि ये क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन मतलब गुणसूत्र में, तो ये इसको ना विलोपित कर दिया है ना। यदि क्रोमोसोम से आता है तो आपको 80% इसका आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? लाइवेज को, जाइमेज को, यूरिएज को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यूरिएज, ये सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सीरीज़ कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको तैयारी करने में फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। आप लोगों ने लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। आपको अंगूठा रखना है, अब उंगली दबाना है, उंगली में अंगूठा जो है उसको केवल टच बस करना है आपको साथियों। प्लीज़ आपसे निवेदन है, लाइक जरूर। इस वीडियो में यदि लाइक ज़्यादा आता है तभी इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जब आपको पसंद ही नहीं आएगा तो मैं वीडियो बना के भी क्या करूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।